हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मर्स में स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन तक पढ़ लिया है। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज हम पूरा इनकोडर खत्म करेंगे। बट गाइज आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में ना बहुत एफर्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है। एंड आप कमेंट भी किया करो अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं या क्वेश्चंस हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले ना एक हम जल्दी से रिकैप करेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, उससे कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा आज की वीडियो के लिए। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट टास्क हमने क्या किया था, हमारे पास ये इनपुट सेंटेंस था। ये सेंटेंस के ऊपर हमने टोकनाइजर चलाया था। टोकनाइजर ने टोकन्स बना दिए थे। फिर टोकनाइजर ने उसकी आईडीज दे दी थी। टोकनाइजर के दो काम होते हैं, फर्स्ट काम ये होता है, सेकंड काम ये होता है। उसके बाद ये इनपुट बन गया था एम्बेडिंग लेयर का। एम्बेडिंग लेयर ने क्या किया था, हर टोकन के लिए एक एम्बेडिंग वेक्टर बना के दिया था। आप देख रहे हो यहाँ पे ये सारे एम्बेडिंग वेक्टर्स मिल गए थे हमें। फिर एम्बेडिंग वेक्टर्स तो मिल गए थे हमें, अब हमें पोजिशनल इनकोडिंग परफॉर्म करनी थी ताकि हम हर टोकन के एम्बेडिंग वेक्टर के साथ उसकी पोजीशन भी ट्रांसफॉर्मर को बता सके। तो उसके लिए हमने ये वाले पोजिशनल इनकोडिंग वेक्टर बनाए थे हर टोकन के लिए। नेम का सेपरेट है, इज का सेपरेट है, आरोही का सेपरेट है, इस तरह से। फिर हमने इस पे और इस पे एलिमेंट वाइज एडिशन परफॉर्म करी थी, तो हमें फाइनल वेक्टर्स मिल गए थे ये वाले। ये जो मैट्रिक्स है ये इनपुट बनेगी इनकोडर की। एंड इस मैट्रिक्स का साइज क्या है, 8 इंटू 512, अगर डी मॉडल है 512। मैंने आपको बताया था ना, हमेशा डी मॉडल पे डिपेंड करेगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स होंगे। तो हमारे पास 8 टोकन्स हैं, इसलिए 8 रोज हो गई। 512 डी मॉडल था, इसलिए 512 वैल्यूज हो गई। तो ये इनपुट बन गई इनकोडर की। उसके बाद इनकोडर का मैंने क्या काम बताया था, इनकोडर लर्न करता है हाउ वर्ड रिलेट टू ईच अदर। उसके लिए वो क्वेरी की एंड वैल्यू को यूज करता है। इस तरह से क्वेरी की एंड वैल्यू की हमें मैट्रिक्स मिलती है। बट मैंने ये भी बताया था कि क्वेरी की एंड वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, उसके लिए आप वेट मैट्रिसेस यूज करते हो, WQ, WK एंड WV। ये मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वाली वीडियो देखो, इसमें समझ आ जाएगा ये सब चीज़ें। और यहाँ पर फिर मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्वेरी की एंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, क्वेरी कैलकुलेट करिए। यहाँ पे हमने सिर्फ एक टोकन की, लव टोकन की। यहाँ पे मैंने की कैलकुलेट करी हुई है लव टोकन की, यहाँ पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी हुई है लव टोकन की। इस तरह का वेक्टर आपको मिल जाता है। क्वेरी की एंड वैल्यू वेक्टर जो बनता है उसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे, मतलब उसके अंदर कितने डिफरेंट नंबर्स होंगे, वो डिपेंड करता है डीके एंड डीवी के ऊपर। एंड डीके कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया था डी मॉडल को अगर नंबर ऑफ हेड्स के साथ डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी उतना डीके होता है। तो अब ये चीज का क्या मतलब है कि जो क्वेरी वेक्टर होगा हर टोकन का एंड जो की वेक्टर होगा हर टोकन का, उसके अंदर 64 रियल नंबर्स होंगे। इतना करने के बाद भी मैंने आपको बताया था कि इनकोडर को पता नहीं चलेगा कि वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। उसके लिए हमें अटेंशन स्कोर कैलकुलेट करना होता है। तो फिर हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, रिमेंबर, स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन। तो डॉट प्रोडक्ट हम किसका लेते हैं, क्वेरी एंड की ट्रांसपोज का। अगेन की ट्रांसपोज क्यों लिया हुआ है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो कर रहे हैं इसलिए लिया हुआ है, ताकि हम ये 64 को इनर डायमेंशन को हटा दें एंड ये वाली मैट्रिक्स हमें मिल जाए। ये क्यों किया, डिटेल में समझना है तो ये वाली वीडियो देख लो, इसमें सारा डिटेल में बताया हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट के बाद जब हमने क्वेरी एंड की को मल्टीप्लाई किया था, मतलब क्वेरी ऑफ ईच टोकन, उसको हमने मल्टीप्लाई किया था की ऑफ ईच टोकन, तो हमें 8x8 की अटेंशन मैट्रिक्स मिल गई थी। तो ये अटेंशन मैट्रिक्स मिली थी हमें, ये साइज की, इस चीज की ये अटेंशन मैट्रिक्स थी। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बनाया हुआ है, देखो। तो यहाँ पे हर रो क्या है, क्वेरी है एक टोकन की। फर्स्ट रो क्या है, क्वेरी है माय टोकन की। सेकंड रो क्वेरी है नेम टोकन की। इसी तरह से बाकी का भी है। एंड ये जो कॉलम्स हैं ये क्या है, कीज हैं सभी टोकन्स की। तो अब यहां से पता क्या चल रहा है, माय टोकन माय की को कितनी अटेंशन दे रहा है, नेम टोकन को कितनी अटेंशन दे रहा है, इसको कितनी अटेंशन दे रहा है। अगर आप फर्स्ट लाइन में देखोगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 2.0। किस टोकन की है, आरोही टोकन की है। मतलब क्वेरी ऑफ माय टोकन जो सबसे ज्यादा अटेंशन है वो आरोही टोकन को मिल रही है यहाँ पे। एंड सेम
अगर मैं लव टोकन की बात करूँ, लव टोकन सबसे ज़्यादा अटेंशन किसको दे रहा है? देखो यहाँ पे 2.8 को, तो दैट मीन्स वो इसको अटेंशन दे रहा है। तो इस तरह से ना ये हमें अटेंशन मैट्रिक्स मिलती है। पर ये जो अटेंशन मैट्रिक्स है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, अभी कुछ भी वैल्यूज़ हैं 0 से 1 के बीच में नहीं हैं। तो हमने क्या करना था, डॉट प्रोडक्ट के बाद हमने स्केलिंग करी थी एंड सॉफ्टमैक्स अप्लाई किया था ताकि ये रेंज में आ जाएँ वैल्यूज़। इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था। पहले मैंने स्क्वायर रूट लिया था डीके का, डीके था हमारा कितना 64, उसका स्क्वायर रूट करोगे तो आपको 8 मिला था। एंड हमने ये क्यों किया था? स्केलिंग के लिए, इसकी वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज़ करने के लिए। फिर हमने उसके ऊपर सॉफ्टमैक्स चलाया था और हमें मैट्रिक्स, हमारी मैट्रिक्स का साइज़ चेंज नहीं हुआ, सेम ही रहेगा। तो हमें ये वाली मैट्रिक्स मिल गई। सॉफ्टमैक्स एंड स्केलिंग के बाद जो मैट्रिक्स मिली, ये देखो ये मैट्रिक्स मिल गई। अब हर रो में जो वैल्यूज़ हैं ये 0 टू 1 के बीच में हैं एंड अगर आप हर रो की वैल्यू को ऐड करोगे तो आपको सम 1 मिलेगा। ये हुआ किसके थ्रू? ये सॉफ्टमैक्स के थ्रू हुआ। सॉफ्टमैक्स क्या करते हैं? 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ दे देते हैं, जिसकी वैल्यू हाई होती है, ये वाली क्वेरी उसको ज़्यादा अटेंशन देती है। जैसे कि क्वेरी माय सबसे ज़्यादा अटेंशन किसको दे रही है? आरोही टोकन को। तो अटेंशन मैट्रिक्स का काम सिर्फ कितना है? अटेंशन मैट्रिक्स सिर्फ इतना बता रही है कौन सा टोकन कौन से दूसरे टोकन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो उसके बाद हमने इसको वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया था। यहाँ तक हमारे पास क्या मैट्रिक्स का साइज है? 8 इंटू 8। फिर जब आपने वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया था तो वैल्यू का साइज कितना था? गाइस जैसे क्वेरी की एंड वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की थी तो हमारे पास 8 इंटू 64 की मैट्रिक्स बनी थी। 64 क्यों था? क्योंकि डीके 64 था। की भी 8 इंटू 64 था क्योंकि डीके 64 था। वैल्यू भी 8 इंटू 64 थी। अब क्वेरी एंड की के ऊपर तो हमने काम कर लिया, तो हमें ये वाली 8 इंटू 8 मैट्रिक्स मिल गई। बट वैल्यू का साइज अभी भी 8 इंटू 64 है। तो मतलब जब आप वी को मल्टीप्लाई करोगे, वी की मैट्रिक्स का साइज है 8 इंटू 64, क्वेरी एंड की जो अटेंशन मैट्रिक्स बनी उसका साइज है ये, इनर डायमेंशंस कैंसिल हो गई, आपको मिल गया 8 इंटू 64। मतलब जब आपने वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो डॉट स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन की जो मैट्रिक्स की आउटपुट शेप है वो कितनी हो गई? 8 इंटू 64। ओके, इतना काम हमने अभी तक किया हुआ है। देखो फाइनल आउटपुट शेप हमें क्या मिल रही है? मैट्रिक्स ऑफ शेप 8 इंटू 64। अब हम इसका अगला काम करेंगे। यहाँ पे मैं गाइज 8 इंटू 64 वाली मैट्रिक्स आपको दिखा भी रही हूँ। देखो ये मैट्रिक्स है स्केल डॉट प्रोडक्ट के बाद। हर टोकन के लिए ऐसे वैल्यूज हैं। रो होएगी, जितनी रोज होंगी मतलब जितने टोकन है उतनी रोज होंगी एंड जितने कॉलम्स हैं वो डिपेंड करेंगे ये वाली वैल्यू के ऊपर। तो 64 है कॉलम्स हमारे पास। ये इनपुट बनेगी अब नेक्स्ट जो भी टास्क होगा उसके लिए। तो अब गाइज नेक्स्ट टास्क क्या है? नेक्स्ट टास्क है मल्टी हेड अटेंशन। आज हम ये पढ़ेंगे। पहले मैं पेपर में दिखा दूं ये कहाँ पर है, इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर हम यहाँ पे आके डिस्कस करते हैं। तो ये पेपर है, इसको स्क्रॉल करो। ये स्केल डॉट प्रोडक्ट हमने कर लिया है। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया जो हमने देखा है। अभी इसके नीचे ही देखो क्या है, मल्टी हेड अटेंशन। ये पार्ट आज हम करने वाले हैं। इसके अंदर ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। मल्टी हेड अटेंशन करेंगे, उसके बाद हम ये भी करेंगे पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। ये जो फॉर्मूला है ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आज बेसिकली ना हम इनकोडर पूरा खत्म कर रहे हैं। तो पहले हम मल्टी हेड अटेंशन की बात करते हैं, ठीक है? ये वाले मल्टी हेड अटेंशन की सबसे पहले मीनिंग अंडरस्टैंड करो हेड का। हेड मतलब सेल्फ अटेंशन एंड मल्टी हेड मतलब मल्टीपल सेल्फ अटेंशन काम जो कि पैरेलली हो रहे हैं। एंड अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर के अंदर कितने हेड्स यूज हो रखे हैं? 8 हेड्स यूज हो रखे हैं। 8 हेड्स का मतलब 8 सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म्स पैरेलली परफॉर्म हो रहे हैं। तो जितना भी मैंने आपको अभी तक काम बताया इनकोडर की इनपुट के बाद, क्वेरी की वैल्यू कैलकुलेट करी, फिर हमने स्केल डॉट प्रोडक्ट निकाला, अटेंशन मैट्रिक्स बनाई, ये काम होता है वन सेल्फ अटेंशन के अंदर, ठीक है? मतलब एक हेड ने इतना काम किया। वैसे ही सभी हेड, जितने भी हेड्स हैं इसमें सभी ने इतना काम करना है। मतलब ये जो हेड 1 है इसके अंदर सेल्फ अटेंशन परफॉर्म हुई। ओके, इसके अंदर क्या हुआ? सेल्फ अटेंशन परफॉर्म हुई, जिसमें कि हमने क्वेरी की एंड वैल्यू कैलकुलेट करी। फिर हमने
स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट निकाला, ठीक है, क्या करा, स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट निकाला। उसके बाद क्या करा हमने इसमें, हमें 8 इंटू 8 की अटेंशन मैट्रिक्स मिली। ये काम हुआ एक हेड के अंदर। ओके, हेड सिंपली मींस सेल्फ अटेंशन का मैकेनिज्म जो हुआ है, ये सारा काम जो मैंने बताया है। सेम हेड 2 में भी एग्जैक्टली यही काम होगा। तो हेड 2 के बाद भी आपको 8 इंटू 8 की एक अटेंशन मैट्रिक्स मिलेगी, ऐसी अटेंशन मैट्रिक्स, ये वाली। थर्ड हेड पे भी आपको 8 इंटू 8 मैट्रिक्स मिलेगी, फोर्थ पे भी आपको एक अटेंशन मैट्रिक्स मिलेगी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ, सभी पे आपको एक एक अटेंशन मैट्रिक्स मिलेंगी। जितने हेड उतनी अटेंशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास 8 अब मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो हेड का मतलब समझ आया कि पैरेलली सेल्फ अटेंशन टास्क परफॉर्म हो रहा है। एंड सेल्फ अटेंशन से मतलब है जितना काम अभी तक मैंने बताया वो वाला सारा काम। तो हमारे पास 8 हेड्स हो गए। 8 कैसे चूज किया मैंने, ये मैंने नहीं चूज किया, पेपर में इन्होंने वही यूज किया हुआ है। अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर में 8 हेड्स यूज हुए, इसलिए हमने 8 लिखा। तो इतना काम हो गया। अब ये तो हुआ, ये सेपरेट सेपरेट काम है। नेक्स्ट काम है इनको कंकैटिनेट करना। जितने भी सेल्फ अटेंशन हेड ने काम करा ना, जितने भी हेड्स हैं उन्होंने काम करा, उनकी जो अटेंशन मैट्रिक्स बनी, हमने उनको कंबाइन करना है, कंकैटिनेट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही कर रहे हैं। अच्छा गाइस, उससे पहले ये देखो, आप पेपर में ना आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, हेड 1, हेड 2 अप टू हेड 8। एंड जितने भी हेड 1 से हेड 8 तक हमारे पास हेड्स हैं, सभी की जो मैट्रिक्स होगी उसका साइज क्या है, 8 इंटू 64। सॉरी गाइज, ये वाला 64, 8 इंटू 64। मैंने यहाँ पे 8 इंटू 8 गलत लिख दिया, वैल्यू भी तो मल्टीप्लाई करी है ना हमने। तो 8 इंटू 8 मैट्रिक्स तो हमारे पास तब थी जब हमने क्वेरी एंड की ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया था। बट जब हमने उसको वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था तो हमें साइज मिला था 8 इंटू 64, क्योंकि डीवी का साइज है 64। तो हमारे पास जो शेप बनी थी मैट्रिक्स की वो है 8 इंटू 64। दैट मीन्स हर हेड आपको 8 इंटू 64 की मैट्रिक्स देगा, ठीक है। राइट, अब हमने इसके ऊपर कंकैटिनेशन परफॉर्म करवानी है। आपको ये वाली चीज समझ आ गई। हेड 1 से हेड 8 तक हमारे पास सारी के सारे 8 हेड्स के लिए जो मैट्रिक्स होगी उसका साइज होगा 8 इंटू 64। अब हमने ये सारे जो हेड्स हैं इनकी मैट्रिक्स है, इसको ना कंबाइन करना है, कंकैटिनेट करना है। तो उसके लिए हमने ये काम किया। देखो, जब आप कंकैटिनेशन परफॉर्म कर दोगे ना हेड 1 से लेके हेड 8 तक, मतलब इन सबको जब आप कंकैटिनेट कर दोगे तो जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी ना उसका साइज होगा 8 इंटू 512। पर इंडिविजुअल हर मैट्रिक्स का साइज है 8 इंटू 64, है ना। पर जब हम इन सब को कंबाइन कर देंगे तो मैं बोल रही हूँ साइज बनेगा 8 इंटू 512। वो कैसे, अब देखो क्या है, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ हेड्स हैं 8। एंड हर हेड की आउटपुट क्या है, हर हेड की आउटपुट है 8 इंटू 64। एंड 8 इंटू 64 इज इक्वल टू 512। सो इसलिए 8 रोज, रोज 8 क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ टोकन्स 8 हैं। एंड 512 हमें कैसे मिला, मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि हर हेड की जो आउटपुट है वो मैट्रिक्स है साइज 8 इंटू 64। तो उसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 8 इंटू 512 मिल जाता है। तो आप इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो, एन का मतलब नंबर ऑफ टोकन्स। नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं हमारे सेंटेंस में, 8। एंड डी मॉडल, रिमेंबर गाइस मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, हम डी मॉडल कितना यूज कर रहे हैं, डी मॉडल हम 512 यूज कर रहे हैं। एंड जब हमने 8 को 64 से मल्टीप्लाई करा तो हमें 512 मिला। तो मतलब कंकैटिनेशन स्टेप के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी उसका साइज कितना होगा, नंबर ऑफ टोकन्स इनटू डी मॉडल विच इज 8 इंटू 512 हमारे केस में। तो हमने ये स्टेप में करा क्या, हमने ये स्टेप में जो 8 टाइम्स सेल्फ अटेंशन परफॉर्म हुई थी उनको ना वो सारे फीचर्स को कंबाइन करके एक मैट्रिक्स में रख दिया। एंड गाइज यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म हो रही, हमने सिर्फ क्या करा, कंकैटिनेशन का मतलब क्या है कि जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर्स थे
फिर उसके साथ ही सेकंड मैट्रिक्स वाले नंबर रख दिए, फिर थर्ड मैट्रिक्स के, फिर फोर्थ मैट्रिक्स के, मतलब ऐसे साथ साथ करके सारे नंबर्स को कंबाइन कर दिया रो वाइज टोकन वाइज। ठीक है, अब गाइज मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, उसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना। जो इनपुट होती है ना इनकोडर की, जो उसकी शेप है, हमेशा आपके इनकोडर की आउटपुट जो होगी उसकी शेप भी सेम होगी। तो हमारे केस में इनकोडर की इनपुट क्या है, इनकोडर की इनपुट क्या बनी थी, 8 इंटू 512 मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, रिमेंबर जब हमने एम्बेडिंग लेयर पे टोकन एम्बेडिंग्स बनाई थी, फिर पोजिशनल इनकोडिंग बनाई थी, फिर उनको एलिमेंट वाइज एडिशन किया था, तो जो वो मैट्रिक्स थी ना वो इनपुट बनी थी इनकोडर की। एंड हमारा डी मॉडल का साइज था 512 एंड टोकन थे 8, तो इसलिए हमें 8 इंटू 512 साइज की मैट्रिक्स मिली थी। तो मतलब अगर इनकोडर की इनपुट की शेप इतनी है, तो जो इनकोडर की आउटपुट होगी उसकी शेप भी सेम होनी चाहिए। ओके, अब एक और चीज, इनकोडर के अंदर जितनी भी सब लेयर्स होंगी ना, सब लेयर्स मतलब इनकोडर के अंदर जितनी भी लेयर्स हैं, हर एक लेयर की जो आउटपुट होगी उसकी शेप भी 8 इंटू 512 होनी चाहिए। ओके, ये चीज को आप ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इनकोडर की इनपुट, इनकोडर के अंदर जितनी लेयर्स हैं उनकी आउटपुट, एंड जो इनकोडर की फाइनल आउटपुट होगी, इन सब की शेप सेम होती है। अब ये शेप सेम क्यों होनी चाहिए, उसका क्या रीजन है, तो उसका रीजन क्या है, हम पेपर ओपन करते हैं, वहां से समझाती हूँ। तो हम ना आर्किटेक्चर पे आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर पोजिशनल इनकोडिंग एंड इनपुट एम्बेडिंग के बाद हमें कितनी शेप मिली थी, 8 इंटू 512। ठीक है, अब ये इनपुट गई यहाँ पर, मल्टी हेड अटेंशन लेयर ने अपना काम करा। अब जब वो मल्टी हेड अटेंशन लेयर की जो आउटपुट होगी ना, अगर उसका साइज सपोज करो ये हो, सपोज करो, बस बोल रही हूँ 7 8 6, अब जो तो इनपुट थी इनकोडर की उसका साइज है 8 इंटू 512। जो मल्टी हेड अटेंशन लेयर है उसकी मैंने आपको आउटपुट बताई कि सपोज मैट्रिक्स मिली 8 इंटू 7 8 6। अब आप देख रहे हो इसके बाद यहां पर क्या हो रहा है, ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन लेयर। ऐड मतलब एलिमेंट वाइज एडिशन करना है, एलिमेंट वाइज एडिशन हो नहीं पाएगा क्योंकि यहां पर इसकी शेप सेम नहीं है। तो हम ये स्टेप कर पाए बाद में, एडिशन एंड नॉर्मलाइजेशन वाला स्टेप कर पाए, एलिमेंट वाइज ऐड कर पाए इनपुट को जो यहाँ से आ रही है मल्टी हेड अटेंशन वाली आउटपुट के साथ, उसको ऐड कर पाए एलिमेंट वाइज, इसलिए हमें इनकी शेप को सेम रखना पड़ता है। सेम जितनी भी इस लेयर की आउटपुट, इस लेयर की आउटपुट, इस लेयर की आउटपुट, सभी लेयर्स की आउटपुट इसलिए कितनी होगी, 8 इंटू 512। क्यों, क्योंकि इनकोडर की इनपुट इतनी है तो इनकोडर की आउटपुट भी इतनी होगी। क्लियर, तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है, देखो यही चीज जो मैंने यहां पे बताई है ना वही की हुई है। एक्स मतलब इनकोडर की इनपुट, अटेंशन आउटपुट मतलब मल्टी हेड अटेंशन की जो आउटपुट निकलेगी, उनको हमने ऐड करना है। वो ऐड करने के लिए शेप सेम होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर हम लेयर नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, अब गाइस नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जो कि है लीनियर प्रोजेक्शन। अब हमने लीनियर प्रोजेक्शन क्यों यूज करना है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो गाइस जब हमने कंकैटिनेशन करा था यहाँ पे, तो कंकैटिनेशन से क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि जितने भी हेड्स हैं उनकी जो आउटपुट है वो हमने बस साइड बाय साइड रख दी, और ये जो हेड है ये आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो हमें ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि ये काम कर सके, ये बता सके कि कौन सा हेड कौन से फीचर के लिए अच्छा है। तो वो काम करना है अभी हमने। तो उस काम के लिए ना हम एक मैट्रिक्स यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे WO। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, पेपर देखते हैं, स्क्रॉल करो फिर आ जाओ यहाँ पर मल्टी हेड अटेंशन सेक्शन के अंदर। जब आपको ये वाला पार्ट तो समझ आ गया, कनकैट। अब मैं इस वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, ये जो WO लिखा हुआ है, ये WO एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स हम इसलिए यूज कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स लर्न करेगी इन 8 हेड्स में से कौन सा हेड कौन से फीचर के लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हेड्स आपस में तो इंटरैक्ट नहीं करते,
सभी हेड्स के पास एक-एक अटेंशन मैट्रिक्स है ना? अलग-अलग इंफॉर्मेशन है सभी हेड्स के अंदर। तो ये जो WO है, ये वेट मैट्रिक्स है, जो हम अब यूज़ करेंगे लीनियर प्रोजेक्शन का जो मैं आपको काम बता रही हूँ, वो काम करेंगे। उस काम में ये जो WO मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ये लर्न करेगी कि आउट ऑफ दीज़ 8 हेड्स, इन 8 हेड्स में से कौन से हेड के पास कौन से फीचर्स हैं, मतलब कि कौन से फीचर के लिए कौन सा हेड मैटर करता है। एंड ये हम क्यों यूज कर रहे हैं कि कंकैटिनेशन से तो सिर्फ इतना हुआ था कि हमने सारी हेड्स की जो आउटपुट थी उनको साइड बाय साइड बस लगा दिया था, है ना? वो हेड्स आपस में बात नहीं कर सकते। तो अब 8 सेल्फ अटेंशंस अगर यूज हो रखी हैं, 8 टाइम अटेंशन मैट्रिक्स कैलकुलेट करी है, पर कौन सी अटेंशन मैट्रिक्स कब यूज होएगी, कौन सी अटेंशन मैट्रिक्स में कौन से फीचर के बारे में पड़ा हुआ है इंफॉर्मेशन, या कौन सा हेड किस फीचर के लिए मैटर करता है, वो सारी चीज़ों के लिए ना हमें एक वेट मैट्रिक्स चाहिए जो कि है WO, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ये जो वेट मैट्रिक्स होगी ना, सबसे पहले तो ये WO वेट मैट्रिक्स करेगी क्या? WO वेट मैट्रिक्स कंबाइन करेगी इंफॉर्मेशन सभी हेड्स की। सिंपल वर्ड्स में अंडरस्टैंड करो, जितने भी हेड्स हैं, 8 के 8 हेड्स, उन सभी हेड्स की इंफॉर्मेशन को हम कंबाइन करेंगे यूजिंग दिस WO। एंड साथ में ही ये मैट्रिक्स ये लर्न करेगी कौन सा हेड मैटर करता है किस फीचर के लिए। अब लीनियर प्रोजेक्शन के लिए ना हम ये चीज यूज करते हैं, देखो, इनपुट फीचर्स इनटू वेट्स फिर इज इक्वल टू आउटपुट फीचर। अच्छा, इनपुट फीचर्स कितने हैं? इनपुट फीचर्स हैं 512, है ना? हर एक टोकन के फीचर्स जो अभी तक हमने पढ़ा है यहाँ पर कितने थे इनपुट फीचर्स? 512, है ना? तो इनपुट फीचर है 512। वेट क्या है? WO, जिसके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है तो इसको छोड़ दो। आउटपुट फीचर हमें कितने चाहिए? आउटपुट भी हमें 512 चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अभी क्या समझाया है कि इनपुट इनकोडर की, आउटपुट इनकोडर की एंड जितनी भी सब लेयर्स होंगी उनकी शेप कितनी होएगी? 8 इंटू 512। तो हमें यहाँ पर अगर आउटपुट फीचर्स चाहिए तो कितने आउटपुट फीचर चाहिए? 512, है ना? तो ये जो इनपुट फीचर है ना, ये क्या है? जो कंकैटिनेशन से रिजल्ट निकल के आया। कंकैटिनेशन से क्या रिजल्ट निकल के आया? हमें मैट्रिक्स मिली 8 इंटू 512 साइज की, राइट? अगर आप चाहते हो हम दोबारा देख सकते हैं। यहाँ देखो, जो यहाँ पर ये जो 8 हेड्स थे, जब हमने इनको कंकैटिनेट किया तो हमें मैट्रिक्स मिली 8 इंटू 512 साइज की। और मैंने आपको बताया ये क्यों मिली, क्योंकि नंबर ऑफ हेड्स 8 हैं एंड आउटपुट हर हेड की 8 इंटू 64 है, इसलिए 512 बन गया एंड टोकन्स हैं 8। तो कंकैटिनेट करके हमें जो मैट्रिक्स मिली उसकी शेप है 8 इंटू 512। ठीक है, मतलब ये जो इनपुट फीचर्स हैं वो हैं 8 इंटू 512। उसके बाद वेट मैट्रिक्स अभी हमें नहीं पता। ओके, एंड आउटपुट मैंने बताया है कि सब लेयर्स की जितनी भी है आउटपुट हमें कितनी चाहिए? 8 इंटू 512, इतना आप जानते हो। ऑलराइट, अब जो वेट मैट्रिक्स है ना, उसकी शेप होगी 512 512। क्यों, वो देख लेते हैं। अब देखो, नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं हमारे? 8। नंबर ऑफ फीचर्स, इनपुट फीचर्स कितने हैं? 512। नंबर ऑफ आउटपुट फीचर्स कितने हैं? 512 हर टोकन के लिए। तो अगर अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल देखो, अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका साइज है m इंटू एन, एक बी मैट्रिक्स है जिसका साइज है n इंटू पी, तो आप जब उसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मैट्रिक्स मिलती है m इंटू पी शेप की, m इंटू पी शेप की, है ना? तो ये 8 इंटू 512 हो गया, जो कि थे इनपुट फीचर, ये वाले इनपुट फीचर 8 इंटू 512। ये 512 इंटू 512 हो गई हमारी वेट मैट्रिक्स WO, ये वाली वेट मैट्रिक्स जो कि मैंने लिखा है, यहाँ लिखा है ना वेट मैट्रिक्स, जिसका साइज होगा 512 इंटू 512। एंड आउटपुट हमें मिलेगी, फिर इनर डायमेंशंस मैच हो गई तो हमें आउटपुट मिल गई 8 इंटू 512। यही हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हर सब लेयर जो इनकोडर की है उसकी आउटपुट शेप बने 8 इंटू 512, तो वो हमें मिल गई। ठीक है,
तो लीनियर प्रोजेक्शन हमने क्यों परफॉर्म करी? लीनियर प्रोजेक्शन परफॉर्म करने का मेन मोटिव यही था कि हमें हर टोकन के लिए एक 1D वेक्टर मिल जाए जिसके अंदर 512 फीचर्स होंगे। वो 512 फीचर्स हमें बताएंगे एक टोकन के बारे में। और ये जो 512 हमने फीचर्स मिले, ये कैसे मिले? 8 हेड्स थे जो उनके जो अटेंशन मैट्रिक्स थी उनको कंबाइन करके। अब ये जो 512 नंबर्स है ना, ये हमें वो सारे फीचर्स के बारे में बता रहे हैं जो 8 डिफरेंट अटेंशन मैट्रिक्सेस के अंदर पड़े हुए थे पहले। अब वो सारा कंबाइन होके ये 512 जो डायमेंशन है ना, ये इज इक्वल टू जो हमें वो 8 हेड्स में से इंफॉर्मेशन मिल रही थी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने इनकोडर को इनपुट दी। सबसे पहले उस इनपुट की शेप थी 8 इंटू 512। फिर क्वेरी की एंड वैल्यू कैलकुलेट हुए। फिर 8 पैरेलल हेड्स थे जो आज हमने पढ़े हैं। वो 8 हेड्स को फिर हमने कंकाटिनेट किया। उसकी शेप भी कितनी बनी? 8 इंटू 512। उसके बाद हमने लीनियर प्रोजेक्शन परफॉर्म किया। उसकी शेप भी कितनी बनी? 8 इंटू 512। उसके बाद है ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन लेयर। ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन लेयर में क्या होगा? सबसे पहले हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, एलिमेंट वाइज एडिशन। किस किस के अंदर होगा एलिमेंट वाइज एडिशन? जो इनकोडर की इनपुट है यानी कि एक्स क्या है हमारा? 8 इंटू 512। एंड लीनियर प्रोजेक्शन के बाद जो आउटपुट निकली उसकी क्या शेप है? उसकी शेप है 8 इंटू 512। तो यहाँ पर हम एलिमेंट वाइज एडिशन परफॉर्म करेंगे एंड जो फिर उसके ऊपर लेयर नॉर्मलाइजेशन चल जाएगी। तो फिर यहाँ पर भी हमें जो मैट्रिक्स मिली उसकी शेप हो गई 8 इंटू 512। उसके बाद है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। पहले हम एक बार पेपर खोल के ये वाला देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। देखो, अभी हमने ये ऐड एंड नॉर्मलाइजेशन करी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले कि जो एक्स था उसको ऐड करा, जो यहाँ से आउटपुट निकली मल्टी हेड अटेंशन की, है ना? तो ऐड हो गया, फिर वो इनपुट बन गई फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की। अब हमने फीड फॉरवर्ड नेटवर्क पढ़ना है जो कि है यहाँ पर। देखो, पोजीशन वाइज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, ये जो फॉर्मूला है ये अंडरस्टैंड करेंगे, ये वाला पार्ट अब हम कर रहे हैं, ठीक है? गाइस, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में ना 3 काम होंगे। पहले लीनियर लेयर चलेगी, फिर उसकी आउटपुट के ऊपर रेल्यू लेयर चलेगी, फिर रेल्यू की आउटपुट बनेगी लीनियर लेयर की इनपुट, ठीक है? फिर लीनियर लेयर उसके ऊपर चलेगी। क्या काम है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है जो पेपर में दिया हुआ है ना, वो इस तरह से ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है मैथमेटिकली जो हमने लिखा हुआ है, ये 3 काम कर रहा है। ये जो फॉर्मूला है ये वाले 3 काम कर रहा है। तो पहला काम है ये लीनियर लेयर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ये है इस लेयर का, ओके? फिर उसके ऊपर हमने रेल्यू चलाया। रेल्यू क्या होता है? एक्टिवेशन फंक्शन होता है ना। तो वो क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को 0 बना देगा और पॉजिटिव वैल्यूज को ऐसे ही रहने देगा। तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर ये जो लीनियर लेयर है ये वाला पार्ट है इसका, W2 इंटू B2 वाला, ठीक है? तो लीनियर लेयर चलेगी, रेल्यू लेयर चलेगी, फिर लीनियर लेयर चलेगी। अब फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की इनपुट क्या हुई? मैट्रिक्स जिसका साइज है 8 इंटू 512। एंड ये 512 जो है फीचर्स हैं जो हमें 8 हेड्स को कंबाइन करके मिले हैं, ठीक है? अब ये इनपुट बन गई ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की। अब पहले वाली जो लीनियर लेयर है, तो W1 क्या है? फर्स्ट वाली लीनियर लेयर का वेट। B1 है बायस फर्स्ट वाली लीनियर लेयर के लिए। W2 है वेट सेकंड लीनियर लेयर का। B2 है बायस सेकंड लीनियर लेयर का। तो गाइस, ये जो फर्स्ट वाली लीनियर लेयर है ना, इसकी शेप देखो क्या होगी? 512 इंटू 2048। 2048 क्यों? वो देखें। अब गाइस, ये जो फर्स्ट वाली लीनियर लेयर है, इसमें ये जो W1 है, वेट मैट्रिक्स W1, इसकी जो शेप होगी ना वो होगी 512 इंटू 2048, ठीक है? 2048 क्यों? सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, 8 इंटू 512 क्या है? ये तो इनपुट है ना? ये हमारी, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमने
x को W1 से मल्टीप्लाई करना है। ये x है मतलब इनपुट, ये वाली इनपुट है ना जो लास्ट लेयर की आउटपुट थी, एंड ये है वेट मैट्रिक्स W1। यहाँ पे ये वेट मैट्रिक्स का क्या मतलब है, इस वेट मैट्रिक्स से क्या होगा, आपको ना 2048 कॉलम्स मिलेंगे। बट पिछले वाले स्टेप में क्या था, हमारे पास 512 कॉलम्स थे, मतलब 512 नंबर्स थे, 512 फीचर्स थे। पर अब वो 512 फीचर्स को ना प्रोजेक्ट किया जा रहा है 2048 फीचर से, मतलब फीचर्स को बढ़ाया जा रहा है। ये फीचर्स को क्यों बढ़ाया जा रहा है वो अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है ना 2048, इसी की हम बात कर रहे हैं। पहले हम पोजीशन वाइज का मतलब समझते हैं। पोजीशन वाइज का सिंपल मतलब ये है कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है ना, मतलब लीनियर रेल्यू एंड लीनियर लेयर, ये हर टोकन पे इंडिपेंडेंटली चलेगी, एक बार में एक टोकन पे चलेगी, मतलब ऐसे ऐसे करके सभी टोकन्स पे इंडिपेंडेंटली चलेगा। और जो फर्स्ट लीनियर लेयर है उसकी इनपुट क्या है, 8 इंटू 512, जिसको कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 512 इंटू 2048। यही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, अभी मैं आपको यही बोल रही थी। इनपुट ये है, इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 2048 में। वो क्यों, इसका मतलब ये है कि हर टोकन जो होगा वो उसके अंदर 2048 फीचर्स होंगे। अब जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे उतनी ज़्यादा डिटेल मिलेगी, उस फीचर उस टोकन के बारे में उतने ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। इसलिए स्पेशली लीनियर लेयर में, पहली वाली जो लीनियर लेयर है ये वाली, इसके अंदर फीचर्स 512 से बढ़ा के 2048 कर दिए गए, क्योंकि ज़्यादा फीचर मतलब ज़्यादा रिच नॉलेज, ज़्यादा उस टोकन के बारे में पता चलेगा, इसलिए। तो अब इनर डायमेंशन कैंसिल हो जाएंगी, तो आपको 8 टोकन्स हैं जो उनके लिए 2048 फीचर्स मिल जाएंगे। अब ये इनपुट बनेगी नेक्स्ट लेयर की। वैल्यू लेयर का काम आपको मैंने बताया ही है कि वो नेगेटिव वैल्यू को 0 कर देगा और बाकी पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज़ रह जाएंगी। इससे नॉन लीनियरिटी ऐड हो जाएगी। फिर वैल्यू की जो आउटपुट है वो बन जाएगी नेक्स्ट लेयर की इनपुट। क्या हुआ अभी तक, यहाँ पर इसकी आउटपुट, इस वाली लीनियर लेयर की आउटपुट थी 8 इंटू 2048, जो कि वैल्यू की इनपुट बन गई। फिर वैल्यू की आउटपुट कितनी है, सेम ही रहेगी ना, वैल्यू शेप थोड़ी चेंज कर रहा है। वैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन तो सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को जीरोस बना रहा है, शेप तो वही रहेगी। अब ये वाली जो लीनियर लेयर है ना, इसका काम है दोबारा से 8 इंटू 512 शेप बनाना इस मैट्रिक्स की, क्योंकि यहाँ पे लर्न तो हो गया ना, फीचर बढ़ा लिए, लर्न हो गया, दोबारा से फीचर्स को कंप्रेस कर दो, सिंपल यही काम हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि हर लेयर की जो आउटपुट होएगी, सब लेयर होगी इनकोडर के अंदर, उसकी आउटपुट होगी इसी शेप की होनी चाहिए, क्योंकि एनकोडर की इनपुट, इनकोडर की आउटपुट, उनकी शेप सेम होनी चाहिए। तो ये लीनियर लेयर बनाने का सिर्फ यही काम था कि हमें दोबारा से ये जो मैट्रिक्स है जिसका साइज हो गया था 8 इंटू 2048, उसको हम 8 इंटू 512 बना सकें। तो इसके लिए दोबारा से हमने सेकेंड लीनियर लेयर क्यों ली, क्योंकि हमें दोबारा से प्रोजेक्ट करना है रिप्रेजेंटेशन को 2048 से 512 में। अब गाइस एक चीज ना यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में जो वेट मैट्रिक्स है एंड जो अटेंशन वाला हमने काम करा था उसमें वेट मैट्रिक्स है, उसमें क्या डिफरेंस है। अब देखो, अटेंशन टेल्स द टोकन व्हाट टू लुक एट एंड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क टेल्स द टोकन हाउ टू प्रोसेस व्हाट इट हैज लर्नड। ये डिफरेंस है दोनों की वेट मैट्रिक्स में। तो अगर आप इस पूरे को सॉल्व करना चाहते हो तो देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो W1 ये है, बायस 1 ये है, इसको सॉल्व करो। वैल्यू है ये Z0 का मतलब सिंपल इतना है कि अगर कोई वैल्यू लेस देन 0 होएगी उसको ये मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसको 0 बना देगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसको एज इट इज़ रहने देगा। फिर ये W2 ये है, बायस 2 ये है, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब आउटपुट यहाँ से भी इस लेयर की आउटपुट बन गई 8 इंटू 512। अब इसके बाद भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, दोबारा से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर हम आर्किटेक्चर पे जाते हैं। फीड फॉरवर्ड के बाद दोबारा से नॉर्मलाइजेशन एंड ऐड है, तो मतलब जो यहाँ से आउटपुट निकली थी वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यहाँ से जो आउटपुट आई, जो आउटपुट यहाँ से आई
और जो इसकी इनपुट बनी थी फीड फॉरवर्ड की, इनपुट क्या बनी थी फीड फॉरवर्ड की 8 इंटू 512 मैट्रिक्स, आउटपुट क्या निकली फीड फॉरवर्ड से 8 इंटू 512 मैट्रिक्स, एलिमेंट वाइज एडिशन हो जाएगा, उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म हो जाएगी। तो ये तो काम हुआ एक इनकोडर लेयर का। अब मैंने आपको बताया था अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर के अंदर कितने इनकोडर्स हैं 6। तो मतलब बाकी 5 इनकोडर्स भी सेम ऐसे ही काम करेंगे जैसे मैंने आपको एक का बताया। इस वाले फर्स्ट वाले इनकोडर की आउटपुट सेकंड वाले इनकोडर की इनपुट बन जाएगी, फिर सेकंड वाला इनकोडर सेम उसके ऊपर काम करेगा जैसे इनकोडर 1 का काम बताया वैसे वाला काम। फिर इनकोडर 2 की आउटपुट इनकोडर 3 की इनपुट बन जाएगी, इनकोडर 3 की आउटपुट 4 की इनपुट बन जाएगी, 4 की आउटपुट 5 की इनपुट, 5 की आउटपुट 6 की इनपुट। और जो 6 वाले इनकोडर की आउटपुट होएगी वो फाइनल इनकोडर की आउटपुट होगी एंड वो बनेगी इनपुट आगे डिकोडर की। ये वाला पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड प्लीज़ वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।